नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर विशाल कुमार, जो कि हड्डियों के रोगों के विशेषज्ञ हैं और एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर विशाल कुमार ने तकरीबन 275 इनकी पब्लिकेशंस हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में। इनके 6 पेटेंट्स हैं, जिसमें खास है स्केलेटल ट्रैक्शन पिन, जिसके बारे में हम जानकारी भी इनसे लेंगे, वो इनके पेटेंट्स हैं। फिर इन्होंने तकरीबन 90 प्रेजेंटेशंस की हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इन्होंने 8 इंटरनेशनल फेलोशिप्स अटेंड की हैं, जिसमें 6 राष्ट्रीय हैं और 25 इंटरनेशनल और नेशनल इनको अवार्ड्स मिले हैं। और ये 25 रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनके अंडर चल रही हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और हम इनसे जानकारी लेंगे कि किस किस तरह के ट्रॉमाज होते हैं और हम उन ट्रॉमाज में कैसे हमें उन पर रिएक्ट करना है और पेशेंट को बचाना है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और आप सबों का सादर अभिनंदन भी। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल, हमने बात की ट्रॉमाज की। एक आम जिंदगी में हम बाहर जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत भीड़ है हमारे आसपास, सड़कों पर बाहर बच्चे खेलते हैं, तो वो कभी गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, तरह तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। क्योंकि पीजीआई इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अस्पताल है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ आपके पास किस किस तरह के ट्रॉमाज आपके इमरजेंसी में आते हैं? पीजीआई के पास एक एडवांस ट्रॉमा सेंटर है और हमें नाना तरह के ट्रॉमाज के केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंटली तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, फॉलोड बाई, चूँकि यहाँ पे हमारी पहाड़ी इलाके भी हैं हिमाचल प्रदेश में आसपास में, तो वहाँ से फॉल फ्रॉम हाइट की भी काफ़ी मरीज़ आते हैं, जिनसे उनकी हड्डी टूट जाती है, स्पाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तीसरा, ऐसे मरीज़ आते हैं जो वायलेंस के, कम्युनल वायलेंस हो या कोई ऐसे मान लीजिए कि गली मोहल्ले में वायलेंस हो, वो मरीज़ भी हमारे पास काफ़ी आते हैं। पर्टिकुलरली उसमें गन शॉट इंजरीज़ आर वेरी कॉमन। उसके बाद फोर्थ आता है इंजरी होम अब्यूज़। हमारे पास तो इंटरेस्टिंगली ऐसे मरीज़ भी आते हैं, नई नवेली अभी शादी हुई है और हस्बैंड ने वाइफ को गोली मार दी, उससे उसके स्पाइन में बुलेट जाके फंस गया एंड द पेशेंट इज़ पैराप्लेजिक, दोनों पैर उसके नहीं चल रहे हैं। तो राइट फ्रॉम सिंपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, उससे लेकर के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी काफ़ी देखने को हमें मिलते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत कष्ट हुआ सुनकर कि होम वायलेंस, जैसा आपने अभी जिक्र किया, आज के समाज में, आज के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक मरीज़ होता है, आपके लिए तो किसी तरह का भी मरीज़ हो, जब वो आपके पास आ गया, आपने उसका इलाज करना है। तो जब ऐसे मरीज़ आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स जैसे आपने जिक्र किया, अपने जहाँ से एक्सीडेंट हुआ या जहाँ पर मरीज़ की हालत हुई, वहाँ से अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते जब उसे लाना है, तो उसे किस तरह की फर्स्ट एड देनी चाहिए ताकि उसकी हड्डी जो टूटी है आगे वो ना कुछ ख़राब हो और वो सही से उसका इलाज किया जा सके? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और बहुत रेलिवेंट है आजकल के टाइम्स में। तो इसको मैं विस्तार से बताऊंगा कि इंजरीज़ तो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जब जहाँ होते हैं सर, वहाँ का बाई स्टैंडर जो है, सपोज़ पुलिस कांस्टेबल ही हैं या जो भी आम जनता जो आसपास जा रही है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक उन्होंने ही करना होता है। एक तो मरीज़ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको कैसे उठाना है, कैसे उठा करके एम्बुलेंस कॉल करना है, और उसके जैसे मान लीजिए कि थाई बोन फ्रैक्चर हो गए या लेग बोन फ्रैक्चर हो गए, तो उसको कैसे स्प्लिंट करना है। मान लीजिए जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक आजू बाजू कोई भी ऐसा चीज़ मिले जो स्टिफ हो, और कुछ नहीं मिले, एक लकड़ी का पट्टा ही मिले, और उसके पास मफलर हो या लेडीज़ हो तो उनके पास दुपट्टा हो या कोई और भी बांधने की चीज़ें हों जो आसपास उपलब्ध हों, उसको उनके पैर को या हाथ को उस पट्टे के साथ लगा करके और बांध देना चाहिए। हाँ, ये देखना होगा कि बांधना भी बहुत टाइट ना हो। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो खुले हुए होते हैं, जिसमें हड्डी बाहर निकल जाती है और मांसपेशी फट जाती है, और उसके साथ साथ रक्त धमनियाँ भी, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो भी फट के ब्लीडिंग होने लगती है। उसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ फटी है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत एक्टिव ब्लीडिंग है, उसके ऊपर चढ़ के उसको बंद कर दें, हम उसको टाई कर दें। चाहे मान लीजिए कुछ नहीं मिल रहा है और लाइफ सेविंग है किसी मरीज़ के लिए, तो हम अपना शर्ट, बनियान, कुछ भी जो हम लगा सकते हैं वो लगा करके उसको टाइट करके बांध दें ताकि वो ब्लड लॉस ना हो।
क्योंकि एक थाई बोन के फ्रैक्चर होने पे सिर्फ एक बोन फ्रैक्चर हो और ओपन इंजरी ना हो तो भी उसमें कम से कम 1 लीटर का लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, विच इज़ सिग्निफिकेंट, क्योंकि इंसान के शरीर में एक एडल्ट में 4.5 से 5 लीटर खून है। एक थाई बोन फ्रैक्चर से 1 लीटर खून का लॉस हो जाना हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तक बहुत मायने रखता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम यदि एहतियात के तौर पे बताएं करें तो काफ़ी हद तक सहूलियत होगी और मरीज़ का जान बचाए जा सकते हैं। और ये हमने देखा भी है, क्योंकि हम पीजीआई में आजकल पिछले कुछ सालों से हम पुलिस पर्सनल को जो रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं या जो रोड ट्रैफिक को देखते हैं उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू की है और हम बैचेस में 50 to 100 पुलिस पर्सनल के बैचेस को हम ट्रेन करते हैं। उनको तो हम मान लीजिए कि किसी मरीज़ के एक्सीडेंट के चलते सांस रुक गई है तो उसको कैसे आर्टिफिशियल सांस देनी है, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, वो भी हम सिखाते हैं। और आपको बताऊंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और ये जान करके लोगों को के में भी जानकारी जाएगी कि एटलीस्ट कम से कम हर महीने चंडीगढ़ के आसपास हम 2 से 5 जान ऐसी बचाते हैं जो पुलिस वाले बचाते हैं। बहुत बढ़िया। और बचा करके हमने तो अभी आपको मैं लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ कि एक पुलिस पर्सनल ने एक मरीज़ को अपने मतलब एम्बुलेंस में बिठा करके और उनको लेकर के आया और सीपीआर देते हुए लाया और वो मरीज़ आज हमारे यहाँ से पीजीआई से डिस्चार्ज हुआ अच्छे कंडीशन में। तो ये सब चीज़ें पीजीआई इनिशिएटिव ले रहा है, आगे बढ़ के कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि दिस विल गो ए लॉन्ग वे इन द सोसाइटी फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। तो आपने जिक्र किया कि एक मरीज के खून भी बह रहा है और हड्डी भी टूटी है, तो ऐसी स्थिति में हड्डी को सीधा किया जाए या खून को रोका जाए और कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। खून को रोकने का तो तरीका है कि जहाँ से खून बह रहा है उसके ऊपर चढ़ के हम उसके ऊपर वाले पार्ट को हम जितना जोर से बांध सके बांध दें ताकि ब्लीडिंग और आगे फर्दर ना हो। दूसरा कि जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर होने के बाद यूजुअली जो बाजू है या पैर है वो टेढ़ा हो जाता है, उसको थोड़ा खींच के और सीधा करके, बहुत ज़्यादा भी जोर नहीं लगाने की ज़रूरत है क्योंकि उससे और सेकेंडरी इंजरीज भी होते हैं। एक लेमैन जिनको नहीं आइडिया वो सेकेंडरी इंजरीज भी कर सकते हैं, बट थोड़ा खींच करके और उसको किसी भी सख्त चीज़ से उसको, जिसको हम स्प्लिंटिंग कहते हैं, प्राइमरी स्प्लिंटेज एटलीस्ट कर देंगे तो उससे मरीज़ को पेन नहीं होगा। पेन नहीं होने से बहुत हद तक शॉक भी नहीं होगा, जो मरीज़ को शॉक लगता है वो शॉक भी नहीं लगेगा एंड फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाएगा। अब आजकल तो एम्बुलेंसेज इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि जिसमें हम स्प्लिंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ रहता है, जिसमें आप किसी भी तरीके का फ्रैक्चर हो तो एटलीस्ट आप उस स्प्लिंट को उस बाजू के नीचे या पैर के नीचे रख के और बैंडेज से बांध दें और फिर मरीज़ को एज एक वुड की तरह, एक लॉग ऑफ वुड की तरह हमें ऐसे उठाना चाहिए, नॉट कि कोई सर पकड़ के उठा रहा है, कोई बाजू पकड़ के उठा रहा है। इट शुड बी लिफ्टेड इन वन गो, मतलब बीच में से उठाना, बीच में से, और एक पैर आदमी सपोर्ट करे जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। 3 से 4 लोग उसको मिल करके उठा करके एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि टिल प्रूवन अदरवाइज एक मरीज जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है हमें उसको मान लेना चाहिए कि सर्वाइकल स्पाइन और स्पाइन इंजरी है, टिल प्रूवन अदरवाइज, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन कि रोड ट्रैफिक खास करके हाई वेलोसिटी ट्रॉमाज में स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी और डॉर्सल स्पाइन इंजरी और लंबर स्पाइन इंजरी बहुत कॉमन है। और पहला एड यदि हम उसके मरीज़ को हिला करके कर दिए तो यदि मान लीजिए कि उसके मरीज़ के हाथ पांव चल भी रहे होंगे तो शायद वो ना चले, बंद हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी इंजरीज आर डिवास्टेटिंग इंजरीज एंड बहुत केसेस में तो ये लाइफ लॉन्ग ये डिसेबिलिटी दे जाता है। तो एक स्पाइन बोर्ड इज अ सिंपल कार्ड, वो मतलब हार्ड वुडन बोर्ड होता है जिस पे मरीज और उस पे स्ट्रैप्स लगे होते हैं और वो हर एम्बुलेंस में, बेसिकली हर एम्बुलेंस में उपलब्ध होता है। हमें उसको और एक सॉफ्ट कॉलर भी, सर्वाइकल कॉलर, मे बी सॉफ्ट और मे बी हार्ड, बट एक फिलाडेल्फिया कॉलर भी मिलता है, वो एम्बुलेंस में होता है सर। तो एक एम्बुलेंस से जब ले जाने की स्थिति हो, मरीज़ जब गिरा हुआ हो, उसको हम एक सर्वाइकल कॉलर लगा दें और उसको स्पाइन बोर्ड पे शिफ्ट करें और उसको एक लकड़ी के पट्टे से या जो स्प्लिंट हमें अवेलेबल है एम्बुलेंस में उसको लगा दें तो हमारी सेकेंडरी इंजरीज, जो इंजरी के बाद की इंजरीज हैं, वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाएंगी। और हमें जब वो मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके मैनेजमेंट भी बहुत हद तक सहूलियत मिलता है। शॉक से ब्लड लॉस कम होता है, यदि शॉक को हम प्रिवेंट कर लिए तो ब्लड लॉस कम होगा, उसके पेन कम होंगी, तो उसकी दवा भी और कम ज़रूरत होगी, ब्लड की ज़रूरत कम होगी, will be early managed and will be well managed patient। डॉक्टर साहब आपने कहा स्प्लिंटिंग कर दें, एक आम इंसान, मेरे जैसा इंसान, मैंने देखा कि सामने फ्रैक्चर है, बाजू टेढ़ी हो गई या कहीं पाँव में फ्रैक्चर है, तो हमें जब स्प्लिंट लगानी है
तो बाजू के किस तरफ लगानी है, ऊपर लगानी है, इस तरफ लगानी है, कहाँ लगेगी स्प्लिंट? फॉर एनी गिवन सर्कमस्टांसेस हमें स्प्लिंट बाजू के नीचे लगानी है, बाजू हो या पैर हो उसके नीचे लगानी है। और आपको लगता है कि जो चीज़ टूटा हुआ है उससे एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे तक कम से कम वो स्प्लिंट होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा एल्बो यदि फ्रैक्चर है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो स्प्लिंट हम लगाएं वो रिस्ट के बाद तक आए और ऊपर शोल्डर तक कवर करे। यदि मान लीजिए हमारे नी के आसपास कोई इंजरी है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एंकल जॉइंट को भी वो स्प्लिंट करे और हिप जॉइंट तक ऊपर जाए। इसका रीज़न ये है सर कि यदि मान लीजिए जो मांसपेशियां हैं वो इन जॉइंट्स को क्रॉस करती हैं, तो यदि हम ऊपर से लेकर नीचे तक इमोबिलाइज करेंगे तो वो मसल का जो कंट्रैक्शन है वो कम होगा और उससे फिर पेन भी कम होगा और वो हड्डी के हिलने के चांसेस थोड़े कम होंगे। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया स्पाइन इंजरीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं अगर एक्सीडेंट हो, तो हमें पहले ही उसका एहतियात बरतना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस मरीज़ को स्पाइन इंजरी है या नहीं है? कोई भी पेशेंट सर यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या मरीज फॉल फ्रॉम हाइट की हिस्ट्री देता है, वी शुड टेक इट कि पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन इंजरी और स्पाइन इंजरी होगा। अच्छा, हमें पहले ही सोच लेना है सर, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड दीज स्पाइन इंजरीज आर रियली devastating and debilitating injuries which persist lifelong। तो और सेकेंडरी इंजरीज बहुत स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी जो धमनी है वो जल्दी टॉलरेट करती नहीं सर, तो इसलिए हम उसको एक और अवेलेबल होता है सर, हर एम्बुलेंस में अवेलेबल है सर, उसको हम कॉलर लगा देंगे तो एटलीस्ट वो नेक मूवमेंट को प्रिवेंट होगा, पेन नहीं होगा और जो सब्सिक्वेंट न्यूरोलॉजिकल इंजरी होनी है वो बहुत हद तक रुक जाएंगी सर। डॉक्टर साहब, हम अपने चित्र भी कुछ दिखाएंगे जहां हम कुछ इंजरीज दिखा रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये सब क्या है और कैसे हो रहा है। थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, ये जो आप अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है सर, ये है हमारे ये जंक्शन है, इसको हम अपने टर्म्स में लंबोसैक्रल जंक्शन कहते हैं। लोअर बैक का ये जंक्शन और उसके बाद नीचे आपका वो पेल्विस का पोर्शन है, मतलब जिसके बेस पे हम बैठते हैं सर, कुर्सी पे जो बैठे हैं वो नीचे वाला पोर्शन है और उसके वाला पोर्शन ऊपर वाला जो है सर वो उसको हम लोअर बैक कहते हैं और लंबर स्पाइन कहते हैं जी। इसमें जो है ये जो फोटो दिखाया जा रहा है इसमें ये डिस्क है सर जी, इस डिस्क को निकाला जा रहा है और इसको थोड़ा ऊपर करके हाइट को मेंटेन करके और ये आगे से जाके, अब अप्रोचेस भी डिफरेंट होते हैं सर जी। आप एक ही चीज़ को आगे से जा सकते हैं, साइड से जा सकते हैं, पीछे से जा सकते हैं, सर्जिकल अप्रोचेज हैं। वो डिपेंड करता है सर कि आपकी पैथोलॉजी कहाँ पे है, आपकी बीमारी कहाँ है, किस चीज़ को आप एड्रेस करना चाहते हैं। इस बीमारी में मुझे लगता है कि इनकी डिस्क खराब है, इस डिस्क को निकाल करके और आगे से इनकी डिस्क को रिप्लेस कर रहे हैं। जी जी जी, तो इसका मतलब एक्सीडेंट्स में डिस्क रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ सकती है कभी कभी? यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। ये हो सकता है कि ये एक्सीडेंट का केस ना हो, ये बुढ़ापे में या फिर फॉर एनी रीज़न यंग में भी डिस्क जो है वो डीजनरेट हो गई हो, एंड इसके लिए भी बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं सर। डिस्क डीजनरेशन का एक तो खान पान से रिलेशन है सर, स्मोकिंग, अल्कोहल, हेवी वेट्स, फिर दूसरी आपको कोई यदि मान लीजिए वैसे हाई एंड एक्टिव एथलीट्स हैं तो इन सब चीज़ों में डिस्क डीजनरेशन काफ़ी कॉमन है सर। रेसलर्स में, बॉक्सर्स में, हाई जंपर्स में, तो जिसमें हाई इम्पैक्ट होता है सर स्पाइन के ऊपर, उसमें डिस्क डीजनरेशन कॉमन है सर। अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बोला शराब पीना या या आपको स्मोकिंग करना, दीज आर ऑल फैक्टर्स। कुछ में थोड़ी बहुत जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है सर, तो उस केस में हम यदि डिस्क खराब है, डिस्क से आपको तंग कर रहा है, बहुत पेन हो रहा है, उस समय उस डिस्क को हम निकाल करके और उसके डिस्क की रिप्लेसमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, हम फिर एक्सीडेंट्स पे आते हैं। वहाँ पर अगर स्पाइन इंजरी हुई, वो स्थिति कब आती है जब आपको स्पाइनल सर्जरी करनी पड़ती है? मोस्ट ऑफ द टाइम सर स्पाइनल सर्जरी के इंडिकेशंस फिक्स्ड हैं बट सेम टाइम डाइवर्स हैं सर। मान लीजिए कि कोई ऐसा मरीज़ है जिसका स्पाइन फ्रैक्चर हो गया, कोई भी लेवल पे हो गया, नेक में हो गया, बैक में हो गया, और उससे उसको न्यूरल डेफिसिट, मतलब उसके नीचे का पोर्शन उसके बाद चलना बंद हो गया या कम हो गया, या उसको टट्टी और पेशाब के रास्ते में वो का कंट्रोल ख़त्म हो गया, या वहाँ सूनापन, टट्टी और पेशाब के रास्ते में सूनापन आ गया, या वो फील नहीं कर पा रहा है, यूरिन का प्रेशर नहीं फील कर पा रहा है, या यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, तो वैसे केस में हम ऑपरेशन करते हैं सर। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम
ऑपरेशन तब भी करते हैं जब मान लीजिए कि कोई डेफिसिट नहीं है, लेकिन जो फ्रैक्चर का पैटर्न है वो अनस्टेबल है, मतलब हड्डी टूटा है, अपनी जगह से हिला नहीं है लेकिन हिल सकता है। तो उस और नीचे कोई डेफिसिट या कोई उसको डेफिसिट नहीं है उस मरीज को, हमें लगता है कि इस मरीज का नुकसान फ्यूचर में हो सकता है, तो हम वैसे केस में भी ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति क्या गलत हैंडलिंग से भी हो सकती है? जहां एक्सीडेंट हुआ वहां से जब तक पीजीआई पहुंचा मरीज, उस दौरान गलत हैंडलिंग हुई, गलत उठाया गया, नीचे एक बोर्ड नहीं दिया गया, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? ये तो डॉक्यूमेंटेड कॉम्प्लिकेशंस है सर, एंड दीज आर वेरी कॉमन एंड दिस विल सी इन आवर रूटीन डे टू डे प्रैक्टिस। ये ऐसा नहीं है सर कि अजूबा चीज़ है, महीने में या 2 महीने में हम एक बार देखते हैं, ऑलमोस्ट हमेशा ही देखते हैं सर कि दिस इज़ वेरी कॉमन इंजरी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है सर कि दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल इंजरी। हाँ, जब आपने शब्द प्रिवेंटेबल इस्तेमाल किया तो हमें हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए कि उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई मरीज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया सर, गिर गया तो उसको हम कोई आ करके गर्दन पकड़ करके हिलाना ना शुरू करें, या गर्दन पकड़ के या बाजू पकड़ के उसको झटके से उठाना, झटका तो देना नहीं सर किसी भी मरीज को। यदि 2 या 3 लोग मिल जाएं तो बेटर है सर, कोई उसका गर्दन पकड़ ले, कोई उसका पैर पकड़ ले और कोई उसके बीच वाला पेट और पीठ का पोर्शन पकड़ ले, ताकि वो मरीज हिले नहीं। इन द मीन टाइम उसको सर्वाइकल कॉलर लगा दिया जाए, वो भी गर्दन को बिना हिलाए हुए, क्योंकि सर्वाइकल कॉलर ऐसा बना होता है सर कि उसका कर्व होता है, वो आप एक साइड से डालेंगे गर्दन के बीच में, गर्दन और जमीन के बीच में, तो वो घुस जाता है और ऊपर से उसका पट्टा आता है, वो लगा करके और स्ट्रैप, वेलक्रो स्ट्रैप से उसको आप लगा सकते हैं। स्पाइन बोर्ड में भी एक लॉग रोलिंग टेक्निक होता है सर, जिसमें कम से कम 3 आदमी उसको हेल्प करके और एक लकड़ी के पट्टे जैसा उसको हम हिलाते हैं, एक मुश्त हिलाते हैं उसको, और पट्टा नीचे रख दिया और फिर एक मुश्त ही उनको उस पर पलटते हैं, और 3 स्ट्रैप्स होते हैं, मिनिमम 3 स्ट्रैप होते हैं, उसको हमने बांध दिया और फिर एक साथ एक आदमी पीछे से और एक आदमी आगे से, सामने से उसको उठा करके फिर एम्बुलेंस के स्ट्रेचर में रखें। तो डॉक्टर साहब, अगर सर्वाइकल कॉलर ना उपलब्ध हो जी, उस स्थिति में क्या हम कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? इम्प्रोवाइज कर सकते हैं सर। मान लीजिए कि दुपट्टा है या आपके पास मफलर है जाड़े के दिनों में, उसको भी थोड़ा स्नगली, हालांकि वो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उसको हम फिर स्नगली उसमें लगा सकते हैं सर। डॉक्टर साहब, अब मेरा ध्यान जा रहा था आपके पेटेंट्स पर जी, और आपने कहा था स्केलेटन ट्रैक्शन पिन जी। तो जब हमने सामने देखा तो वहाँ पे कुछ पिन्स दिखा रहे थे, वही कुछ इसी तरह के स्केलेटन ट्रैक्शन पिन्स होते हैं जी? बहुत पहले सर स्टिनमैन ने, ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच सर्जन साइंटिस्ट, उन्होंने बनाया था सर स्टिनमैन पिन। वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो कोई भी फ्रैक्चर हो सर, अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स में जब बोन फ्रैक्चर हो गया तो बोन टेढ़ी हो जाएगी, मांसपेशियां फट जाएंगी, पेन होगा, तो हम उसको ट्रैक्शन देते हैं, खींच देते हैं सर डिस्टल वाले पोर्शन को, ताकि वो एक जगह पे आ जाए, पेन कम और हिले ना और एक जगह पे रहे, ताकि उसकी सर्जरी भी आसान हो। और बहुत बार तो पहले सर जब सर्जरी इतनी रैम्पेंट नहीं थी, इतनी इवॉल्व नहीं थी, तो हम लोग नॉन ऑपरेटिव भी पेशेंट को मैनेज करते थे स्प्लिंट लगा करके और ट्रैक्शन देके, तो हड्डी सीधी की सीधी रहे और जुड़ जाए। जो स्टिनमैन साहब ने पिन बनाया था सर, वो एक ही पिन था जो लंबा अबाउट 23 सेंटीमीटर एंड डायमीटर रेंज फ्रॉम 3.5 टिल 5.5 मिलीमीटर डायमीटर था सर। जब हम एक तरफ से दूसरे तरफ डालते थे सर उसमें, तो एक तरफ का एंड बड़ा शार्प था सर, नुकीला था। उससे क्या होता था कि जब नुकीला जब डाल देते हैं तो इधर जो मरीज़ है वो कभी मान लीजिए ये बाजू नहीं फ्रैक्चर, वो कभी इस पैर को इधर हिलाया तो वो जाके इससे चुभ जाता था सर। कोई नर्सिंग ऑफिसर है, कोई मेडिकल पर्सनल है, जो डॉक्टर है या उनके कोई रिलेटिव्स हैं, वो कुदरती कभी कभार छूते छूते सर उसमें छू दिया तो वो गड़ जाता था। डॉक्टर साहब, वही पिन है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर? जी जी, जो ये 3 पार्ट में बना हुआ है सर, वही मैंने बनाया सर। उसमें इट वाज अ वेरी सिंपल इम्प्रोवाइजेशन कहिए सर ऑफ द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग पिन। निडल-स्टिक इंजरीज का सर डिजास्टर ये है कि आपको 20 साल बाद पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, और आप ट्रेस नहीं कर पाते हो कि अपने हुआ कैसे। एक मरीज हमारे पास, ये कैसे मेरे दिमाग में आया सर, एक मरीज हमारे पास आया और वो हेपेटाइटिस बी सी था उसको, तो हम ऑपरेशन के लिए हम उसको ले रहे थे, हेपेटाइटिस सी निकला। हमने कई बार उसकी हिस्ट्री ली कि कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है या कुछ है, वो हमेशा डिनाई किया सर, हमेशा डिनाई किया। बट कुदरती उसकी मदर सर बोली कि ऐसा इंजरी हुआ था। हालांकि दिस इज वी कैन नॉट प्रूव इट, बट वी कैन एटलीस्ट स्पेकुलेट इट कि हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे इंजरीज भी कॉमन है सर। दूसरा है कि दिस कैन बी रीयूज्ड, यदि उस पिन को बहुत हर तरह के लोग हैं सर समाज में, तो रीयूज भी होने के उसके चांसेस थे सर।
तीसरा, यदि उसको निकालना होता था सर, तो उसके लिए एक लंबा सा मशीन प्लायर आता था, वो हम काटते थे, काटते काटते हो सकता था कि जिसमें फ्रैक्चर है उसको एक और फ्रैक्चर हम दे देते थे, ये भी चांसेस रहते थे। चौथा था कि जब हम उसको निकालते थे सर, तो दूसरा एंड पूरा ही एनवायरनमेंट से होते हुए, बोन होते हुए आता था, तो चांस ऑफ इन्फेक्शन भी होता था सर। ऑल दीज 4 डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ द प्रीवियस पेन we could counteract by dividing it into 3 parts sir, with a screw in mechanism. तो पहला जो पार्ट था सर, जो गड़ता था, चुभता था, वो आप निकाल करके उसको फेंक दीजिए ताकि चुभेगा नहीं और रीयूज नहीं होगा। तीसरा, आप जब इधर से उसको निकाल देंगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि द पार्ट ऑफ द पिन दैट विल ट्रैवल विल बी टू लेस, राइट, एंड द स्ट्रेंथ उतना ही मेंटेन रहेगा सर। सो इन सब चीज़ को करके इस पिन के द्वारा हमने प्रीवियस डिसएडवांटेज को ख़त्म कर दिया सर। तो अब आप यही पिन इस्तेमाल करते हैं पीजे? अभी कर नहीं रहा हूँ सर, क्योंकि अभी तो हमें पेटेंट तो मुझे अभी 2 महीने पहले मिला सर, एंड अभी हम लोग गवर्नमेंट एजेंसी है बायरेक्स सर, उनसे बात चल रही है, और दिस गोज थ्रू रिगरस प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट एथिक्स कमेटी क्लियरेंस फॉलोड बाय टेस्टिंग एंड फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफ़र ऑफ पेटेंट सर। तो ये 4-5 स्टेप है सर। आई एम जस्ट एट द फर्स्ट स्टेज कि हमें अभी पेटेंट मिला है, सो इट्स गो सिचुएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड कि हाँ ठीक है, तुम्हारी चीज़ अच्छी है, इट्स जेन्युइन, अब तुम आगे बढ़ो। तो अब हमारी सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये पेटेंट आगे बढ़े और इस्तेमाल किया जाए। पेटेंट्स में मैं और भी देख रहा था, आपने लिखा है लंबर वर्टिब्री प्लेट पेटेंट। जी सर। वो क्या है लंबर वर्टिब्रा, इसको आप कैसा करते हैं? लंबर वर्टिब्रा प्लेट, और इसके साथ मेरा एक और पेटेंट है सर, डॉर्सल वर्टिब्रा प्लेट। जी, हमारे जो स्पाइन है सर, वो डिवाइडेड है सर्वाइकल स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन, लंबर स्पाइन, सैक्रल स्पाइन एंड कॉक्सिस। तो जो लंबर स्पाइन 5 वर्टिब्रा है सर, डॉर्सल स्पाइन 12 वर्टिब्रे हैं सर। तो ये लंबर स्पाइन कहाँ पर आती है? ये लोअर बैक है सर। लोअर बैक, हाँ, और मिड बैक इज डॉर्सल स्पाइन, नेक इज सर्वाइकल स्पाइन सर। तो डॉर्सल स्पाइन इज 12 वर्टिब्रे, 12 हैं उसमें वर्टिब्रे सर, एंड डॉर्सल वर्टिब्रे, एंड 5 वर्टिब्रे हैं लंबर के। एंड प्रीडोमिनेंटली इस दोनों एरिया को हम मिला दें तो मोस्ट ऑफ द स्पाइनल पैथोलॉजीज आर इनटू दिस एरिया, मोस्ट ऑफ देम। इसमें सर अब इस प्लेट की खूबसूरती ये है, इन दोनों प्लेट की, कि मान लीजिए किसी को मरीज को ट्रॉमा हो गया सर, तो पीछे का बोन टूट गया, जैसे आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, में अभी आपने दिखाया, ये पीछे मान लीजिए कि पीछे का पोर्शन सारा टूट गया जी। दूसरा, मान लीजिए सर स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर है, जो आप पीछे से बोन को काट करके और ट्यूमर को निकाल दिया आपने। तीसरा है सर, मान लीजिए कि कोई इन्फेक्शन है, जो आप बोन को काट करके जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ही है सर, या कोई फॉर दैट मैटर कोई भी इन्फेक्शन है, आप काट करके उस चीज़ को निकालते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, पस को निकालते हैं। या मान लीजिए किसी को डिफॉर्मिटी है सर, उसमें हम पीछे का पोर्शन काट करके उसको सीधा करना चाहते हैं, तो उसके बाद आज तक अभी तक कोई प्लेट ऐसी नहीं थी जो हम पीछे बिठाएं और उसके बाद उसको हड्डी को बिठा के उसके ऊपर प्लेट को बिठा करके और स्टेबिलिटी दे सकें। तो हमने ये 2 प्लेट बनाई सर, एंड ये ऑल दीज जो मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों में जिसमें भी हम पीछे से जाते हैं और हड्डी को काटते हैं, उस प्लेट के हमको हम यूज़ कर सकते हैं सर। और इस प्लेट की खूबसूरती ये है कि जो लंबर प्लेट है वो लंबर डॉर्सो लंबर जंक्शन पे भी यूज़ हो सकता है और लंबोसैक्रल जंक्शन पे भी यूज़ हो सकता है। जो डॉर्सल प्लेट है सर, वो सर्वाइको डॉर्सल जंक्शन पे भी यूज़ हो सकता है और डॉर्सो लंबर जंक्शन पे भी यूज़ हो सकता है। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए कि ये दोनों जंक्शन कहाँ हैं शरीर में, ताकि उन्हें पता चल जाए। जैसे नेक में 7 वर्टिब्रा है जो सर्वाइकल स्पाइन है, उसके बाद डॉर्सल स्पाइन शुरू होता है सर, जो 12 है। तो सर्वाइको डॉर्सल जंक्शन की पिकुलियरिटी है कि आपका गर्दन एक अच्छा मूवमेंट देता है सर। डॉर्सल स्पाइन रिलेटिवली स्टिफ है, तो जो सर्वाइको डॉर्सल जंक्शन है वो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है सर, कॉम्प्रोमाइज जंक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला जंक्शन हिलता है, नीचे वाला जंक्शन स्टिफ है। और उसकी एनाटॉमी भी थोड़ी डिफरेंट है सर, क्योंकि एक वर्टिकल चीज़ से आप थोड़ी हॉरिजॉन्टल चीज़ पे आप आते हो एज कंपेयर टू द ओरिएंटेशन ऑफ वर्टिब्रा। एंड ओरिएंटेशन ऐसे भी सर कि जो लॉर्डोटिक आपका जो गर्दन है वो ऐसे है, जो डॉर्सल स्पाइन आता है वो ठीक उसका उल्टा हो जाता है। फिर आप जब डॉर्सल लंबर स्पाइन पे जब आप जाते हैं तो वो फिर सर्वाइकल स्पाइन की तरह हो जाता है सर। तो ये सब जंक्शनल एरिया जो हैं वो शेप वाइज भी फंक्शन वाइज भी डिफरेंट है, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी के लिए और एनाटॉमिकली भी डिफरेंट हैं सर। तो इनको कोप अप करने के लिए योर प्लेट शुड बी मोर मैलिएबल एंड वर्सेटाइल,
जो हमारी प्लेट में है। तो आप अभी वो प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सर, वो तो अभी लास्ट मंथ ही हमें पेटेंट मिला सर। उसके लिए भी वी हैव स्टार्टेड ऑन आवर पेपर वर्क, एंड बायरेक जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, दे आर मतलब विद अस गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, एंड देन वी विल टेक इट फर्दर, बट वी विल टेक ऑल दीज 3 थिंग्स फर्दर सर। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आपके पेटेंट्स इस्तेमाल होने लगे और हमारे लोग इस एरिया के उसका फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब, आम तौर पर हम देखते हैं जब हम ट्रॉमास की बात करते हैं, स्पाइन इंजरीज़ की बात करते हैं, बहुत कॉमन है ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों में कि वो गिरे और उनकी हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया। तो उस स्थिति में क्या करना है और किस तरह हम बचा सकते हैं? ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज उठाया सर, क्योंकि अब हमारे पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सर वो 61, 62, 63 ईयर्स थी। नाउ इट हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली टू 70 एंड बियॉन्ड। जी। किसी भी ओपीडी में सर यदि 10 मरीज़ में कम से कम 2 मरीज़ तो ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 80 पार होती है सर। तो दैट मीन्स आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग ओल्डर एंड लिविंग लॉन्गर। एग्जैक्टली। अब क्या है सर, विथ एज हर चीज़ कमज़ोर होता है सर। जैसे बाल सफ़ेद होगा, थोड़ा बुढ़ापा के साथ आपकी हड्डी कमज़ोर होगी। सो व्हाट आई विल एडवाइज इट कि सर कम से कम ईयरली बेसिस पे एक आपका बोन मिनरल डेंसिटी असेसमेंट होना चाहिए, और यदि कम है तो उसका ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करना चाहिए। करने के बाद भी सर, या बहुत लोग जो नहीं कर पाएंगे उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं सर। यदि फ्रैक्चर हो जाए तो भी घबराने की बात नहीं है सर, क्योंकि अब मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है एंड वी आर वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड टू टैकल ऑन विद सच सर्कमस्टांसेस। एंड हम तो अब बूढ़े एज को भी, एज इज जस्ट ए नंबर एंड वी थॉरली बिलीव इन इट। जैसे हम बूढ़े को देखते हैं सर, वैसे ही जवान को भी देखते हैं, वैसे ही बच्चों को भी देखते हैं। एंड वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट, एंड वी प्रे एंड वी विश कि हमारे रिजल्ट्स जो 10 साल के बच्चे में हो वो 100 साल के बूढ़े में भी हो। And we are on to that track sir, and probably we are successful sir. आप हमें बताइए कि उस एज में 70 प्लस जो लोग हैं जहाँ पे हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो सकता है, नेक फीमर फ्रैक्चर हो सकता है, उनको बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर हो जाए तो फिर हॉस्पिटल तक पहुँचने में और क्या आगे प्रोग्नोसिस है अगर ये सब हो जाए? बचने के लिए तो है सर कि देखिए यूजुअली इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं। एक आई साइट सर जी, कि थोड़ा कम दिखने लगे तो आदमी स्लिप कर जाता है, रात के समय थोड़ा धक्का लग गया, वो जो आई साइट पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सर। दूसरा, स्लीपरी सरफेस नहीं होना चाहिए। यदि आपके बाथरूम में मान लीजिए, थोड़ा उसको कोशिश करना चाहिए कि ड्राई रखें और रेल्स लगे होने चाहिए। हाँ, जहाँ से पकड़ के जहाँ से आप पकड़ के जा सकें। आपके ड्राइंग रूम में यूजुअली हम अच्छी अच्छी कालीन बिछाते हैं, वो ना रहे सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंजरीज आर टिप ऑफ इंजरीज विद दीज कालीन्स। सो वो ना रहे, ग्राउंड लेवल रहे। एंड यूजुअली अब तो मैं आपको परसों की स्टोरी बता रहा हूँ सर कि हिस्ट्री नॉट स्टोरी, कि एक ओल्ड कपल वो कुत्ता लेके जा रहे थे और कुत्ता खींच दिया, वो मैडम बेचारी गिर गए एंड शी सस्टेन्ड नेक फीमर फ्रैक्चर। तो ये शौक जो है सर, इसको थोड़ा बुढ़ापे में थोड़ा कंट्रोल आप मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे इशारा कर रहे हैं कि ये शौक थोड़ा कंट्रोल हो सर। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, बहुत बड़ा कुत्ता ले जाने की जरूरत नहीं है, फिर छोटे ब्रीड के कुत्ते को घुमाएं जिससे फोर्स वो ना लगा सके सर। और यूजुअली टिप ऑफ इंजरीज, ये मेनली टिप ऑफ इंजरीज हैं सर, ये वो प्रिवेंट करें। और बेस्ट पार्ट है सर कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स अपनी जगह से जल्दी हिलते नहीं, क्योंकि उसमें ट्रॉमा नहीं होती सर, तो उसमें धक्का नहीं होता, धक्का नहीं लगता, तो बोन अपनी जगह से हिलते नहीं, सॉफ्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। और सबसे अच्छी बात ये भी है सर कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको इलाज, मतलब वो ज़्यादा जिंदा दिल हैं, उनको इलाज के लिए वो बहुत उत्सुक हैं, उनको कराना है इलाज। तभी आप देखिए रूटीनली ओपीडी में लिव एसाइड ट्रॉमा सर, यदि आप ओपीडी में भी आएंगे तो देखेंगे 10 में से 3 मरीज बियॉन्ड 80, बिकॉज दे आर विलिंग टू लीव देयर लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये इमोशन उनके अंदर है सर, तो फिर ट्रीटमेंट भी आसान है और रिजल्ट भी सुपर। डॉक्टर विशाल, इसीलिए है क्योंकि उनको हमारे मेडिकल सिस्टम पे और आप जैसे डॉक्टर्स पे फेथ है कि कुछ भी होगा आप संभाल लेंगे। डॉक्टर विशाल, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे कि किस तरह वो अपने आप को बचा सकते हैं ट्रॉमास से, और अगर फ्रैक्चर्स हो जाएं तो उनको क्या करना है संक्षेप में? एक तो हेल्दी लाइफ, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में यही बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखने की ज़रूरत है। खान पान, दूध तो ज़रूर पीना है, मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। पनीर हो, साग सब्जी हो, कोई कैल्शियम का टैबलेट हो, नट्स हो, दीज आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर मिल्क। मिल्क तो लेना ही लेना है।
preferably more than 1 liter per day for an adult and for a geriatric population. हरी साग सब्जियां लेनी है सर, आपको अच्छा मतलब अच्छा खान पान रखना है। दूसरा, ये सेवन शराब का, नशे का ना करें तो बेहतर है, ना करें तो बेहतर है। और उसमें भी खास करके स्मोकिंग और अल्कोहल में स्मोकिंग इज रिलेटिवली मोर डेंजरस सर, बट अनफॉर्चुनेटली आवर यूथ्स हैव टेकन अप ऑन बोथ थिंग्स। तो हमें दोनों से, खास तौर पर हमें अपने युवा को कहना है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों से ना। क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग भी हैं सर जो पीते हैं, वो कभी बूढ़े बुजुर्ग होकर नहीं पिए सर, उन्होंने यदि पिया है तो वो शुरू से पी रहे हैं, मतलब अपनी जवानी के समय से पी रहे हैं। वो यदि ना करें, ये आदत ना लगे। तीसरा, एक्सरसाइजेस। हर के घर में जिम हो, हर कोई जिम जा पाए या उसके पास टाइम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है सर। नहीं है जी। तो वॉक कर ले, ऑफिस आवर्स में ही, ऑफिस आवर्स के बाद अपने सीढ़ियों पे चल ले, ऑफिस के समय जहाँ जाना है। लिफ्ट का यूज़ कम करे टू रिमेन फिट। कार्डियक एक्ट मतलब फिटनेस भी जरूरी है, ओवरऑल फिटनेस जरूरी है। सो वन शुड बी अवेयर। दूसरा, पोल्यूशन फ्री रखे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सर, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है, इंक्लूडिंग पैसिव स्मोकिंग। बट यदि इन सब कारणों के बाद भी, अब जैसे जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए चिल्ड्रन को आइसक्रीम्स एंड ऑल दोज थिंग्स वो काफ़ी अवॉइड करना चाहिए। एंड देयर मदर एंड पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड टू फीड देम विथ हेल्दी डाइट, क्योंकि बच्चा तो जो उसको पसंद आएगा वो खाएगा, खिलाना तो माँ बाप ने है। सो ये एंड यदि इसके बावजूद भी यदि फ्रैक्चर हो जाए, तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एड देने के बाद वी आर देयर टू सर्व यू। आप हैं, फिर तो हम आपके पास पहुंचेंगे। डॉक्टर विशाल कुमार, आप हमारे कार्यक्रम में आए, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आए, और आपने हड्डियों के बारे में और ख़ास तौर पर ट्रॉमास के बारे में और फ्रैक्चर्स के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही दर्शकों, संजीव दोसांझ को कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल DD चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं, और ये कार्यक्रम DD हरियाणा और DD पंजाबी पर उपलब्ध है। नमस्कार। नमस्कार।